अगला क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास हैमिल्टन का इक्वेशन था। इसी तरह हमें स्टेट वेक्टर का टाइम विकास देना होगा। एक समीकरण है जो आपके टाइम पर डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, और वह श्रोडिंगर इक्वेशन फिर से हैमिल्टनियन पर निर्भर करता है। यहाँ यह एक ऑपरेटर होगा। यह किसी भी स्टेट वेक्टर साई पर काम करने वाला एक ऑपरेटर इक्वेशन है, और यह इक्वेशन हमें बताएगा कि राज्य वेक्टर साई टाइम के साथ कैसे विकसित होता है। यही वह जगह है जहां डायनामिक्स साई पर टाइम पर विकास की गतिशीलता आ रही है। मान लीजिए हैमिल्टनियन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, और आप हार्मोनिक ऑसिलेटर या हाइड्रोजन एटम जैसी पोटेंशियल एनर्जी डाल रहे हैं। वे सभी टाइम इंडिपेंडेंट संभावित ऊर्जा कहलाते हैं। आप जानते हैं कि आपको समय पर निर्भर पोटेंशियल एनर्जी कब मिलेगी। आप आवेशित पार्टिकल पर टाइम पर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक क्षेत्र रखना शुरू कर सकते हैं। तब पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में टाइम पर डिपेंडेंट होगी। लेकिन हम इस बात पर विचार नहीं करने जा रहे हैं कि कम से कम इस पाठ्यक्रम के लिए आपका हैमिल्टनियन जो हम लेने जा रहे हैं वह हमेशा समय इंडिपेंडेंट है। यह एक बहुत ही सरल बात है। यदि ऑपरेटर टाइम से इंडिपेंडेंट है तो आप सभी चीजों को एक तरफ ले जा सकते हैं। तो यह आपको एक लॉग फंक्शन देगा, और यह आपको एक IHT देगा, और आपके पास कुछ कांस्टेंट होगा, और आप इसे हल कर सकते हैं और यह इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। I साई पर H ऑपरेटर है, और यदि आप V लेते हैं, केवल X और P का एक फंक्शन होना। V भी जनरल रूप से एक ऑपरेटर है, और निश्चित रूप से काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या P स्क्वायर ओवर 2m हैमिल्टनियन। ऐसे मामलों में T प्लस V होगा। मैं H हैट T dt के इंटीग्रल को IH क्रॉस डेल साई बटा साई लिख सकती हूँ। H टाइम के इंडिपेंडेंट है, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। T नॉट से T तक जा सकते हैं, जो आपको H T माइनस T नॉट देगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साई का लॉग फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड है साई H क्रॉस लॉग साई है T माइनस T नॉट। T माइनस T नॉट है दोनों पक्षों पर एक्सपोनेंशियल, और फिर आप पाएंगे कि हमारे पास IH क्रॉस डेल बटा डेल IH क्रॉस डेल साई बटा साई H के इक्वल है T माइनस T नॉट। साई H क्रॉस लॉग साई H के रूप में है T माइनस T नॉट। साई टाइम के फंक्शन के रूप में है। यह या तो माइनस की पावर IH T माइनस T नॉट बटा H क्रॉस टाइम से कुछ कांस्टेंट, और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि T इक्वल T नॉट पर लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड मेल खाना चाहिए। क्या यह सही है कि एक T इक्वल T नॉट? यह शब्द गायब हो जाता है। यह एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसलिए साई T नॉट होगा, और यह आपको स्टेट वेक्टर इनिशियल वेक्टर देता है T समय पर। इस ऑपरेटर द्वारा आपको नया स्टेट देने के लिए विकसित नहीं होता है।
हैमिल्टन इक्वेशन क्या कर रहे थे? हैमिल्टन के इक्वेशन केवल फेज स्पेस में विकास इक्वेशन फेज स्पेस को देख रहे थे, लेकिन यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहते हैं कि सिस्टम के बारे में जानकारी किट वेक्टर साई में निहित है और हम स्टेट किट वेक्टर साई के टाइम एवोल्यूशन में रुचि रखते हैं और इस ऑपरेटर द्वारा टाइम इवोल्यूशन दिया जाता है और इस ऑपरेटर को टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है। आइए इसे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। इसके क्या गुण हैं? इसके क्या गुण हैं? मुझे इसे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर भी कहते हैं। पहले लोग इसे यू का टी कॉमा टी नोट के रूप में लिखते थे। गुण क्या है? यू का टी नोट अल्पविराम टी आइडेंटिटी ऑपरेटर नहीं है और आप कुछ और गुण भी देख सकते हैं। यदि आप टी नॉट से टी तक जाते हैं तो क्या होगा? यह ऑपरेटर है। यदि आप टी से टी नॉट तक जाते हैं तो यह ऑपरेटर का इन्वर्स हो जाता है और आप कुछ गुण दिखा सकते हैं और वे गुण आपको बताएंगे कि इस टाइम इवोल्यूशन की प्रकृति क्या है, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन है, जो आपको सिस्टम के स्टेट वेक्टर हैमिल्टनियन का इवोल्यूशन देता है। यदि हैमिल्टन के पास टाइम पर डिपेंडेंस नहीं है तो मैं यह कर सकती हूँ और यह टुकड़ा है जिसे हम इसे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की प्रकृति, जैसा कि मैं कह रही था कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर को अक्षर U द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे आप टी नॉट से टी तक स्टेट वेक्टर लेते हैं और आप टी के साई को औपचारिक रूप से यू के टी कॉमा टी नॉट और टी नॉट के साई के रूप में लिख सकते हैं। मानक टाइम इंडिपेंडेंट क्यों है? मान लीजिए आप स्टेट को स्टेशनरी स्टेट मानते हैं। मान लीजिए यह इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है? जब आप इसे केट पर डालते हैं तो आप इसे इस केट के दोहरे से बाहर निकालते हैं। आप इसे यू डैगर के रूप में रखेंगे। जटिल संयुग्मित यू ऑपरेटर यू हर्मिशियन है। यू इक्वल यू डैगर है। हर्मिशियन हैमिल्टनियन क्या है? हर्मिशियन हैमिल्टनियन वह है जो हर्मिशियन है। यू यू डैगर के इक्वल नहीं है, लेकिन यू यू डैगर आइडेंटिटी है। यह सुंदरता है कि यू टी कॉमा टी नॉट ऑपरेटिंग ओवर टी नॉट के साई, हम इसे टी का साई कहते हैं। मैं यह लिखना चाहती हूँ कि टी का साई क्या है। मैं इसे टी कॉमा टी नॉट के टी नॉट यू डैगर के साई के रूप में लिखूंगी। टी के साई के साथ टी का साई का इनर प्रोडक्ट टी नॉट का टी कॉमा टी नॉट साई टी कॉमा का यू डैगर टी कॉमा टी नॉट यू समान है और यू यू डैगर या यू डैगर यू आइडेंटिटी होने जा रही है। क्यों? क्योंकि हर्मिशियन हैमिल्टनियन हर्मिशियन है। तो इसे माइनस आई एच टी एच क्रॉस द्वारा ई में एच क्रॉस द्वारा प्लस आई एच टी की पावर में, क्या यह सही है? यह एक है। ई के प्लस आई एच टी माइनस टी नॉट एच क्रॉस द्वारा यह ई होगा से आई ए एच ऑपरेटर है। माइनस आई एच टी टी माइनस टी नॉट बटा एच क्रॉस। मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक ऑपरेटर H था और यहाँ कुछ अन्य ऑपरेटर थे। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। जैसे मैं जो पूछ रही हूँ
मान लीजिए कि मेरे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में ई से ए और ई से बी है। आपने इसे ई से ए प्लस बी के रूप में लिखा होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं? इसे आपको सावधानी पूर्वक लिखना है। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम यह ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स के विपरीत आप ए बी ई से ए प्लस बी लिख सकते थे। आप इसे यहाँ नहीं कर सकते। आपको सावधान रहना होगा। इसलिए बहुत सी चीजें होंगी। आप देखेंगे कि ए एक प्लस ए प्लस बी प्लस होगा तो आपके पास ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए होगा और इसी तरह। तो यह हमेशा बाईं ओर रहेगा। धन्यवाद। यह निश्चित रूप से नहीं है। अगर आपके पास है ए हैट स्क्वायर्ड प्लस बी हैट स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी ए, तो शायद आप दूसरे को इस प्रकार लिख सकते थे। ए हैट प्लस बी हैट होल स्क्वायर है, इसलिए यह संभव नहीं है। सही। आपको किसी प्रकार का अनुमान लगाने की अप्रोक्सीमेशन है और देखें कि का कम्यूटेटर क्या है ए बी के साथ, और फिर शायद इसे लिखने का एक तरीका ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप इधर उधर खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ए बी कम्यूटेटर एक कांस्टेंट है? तो मुझे लगता है कि आप दिखा सकते हैं। आइए हम उस कांस्टेंट को कुछ संख्या कहते हैं, कुछ ए या कुछ आप दिखा सकते हैं। यह ई के रूप में ए प्लस बी गुना ई की पावर के लिए बी के साथ ए के आधे कम्यूटेटर की पावर के लिए यह विस्तार करें और इसे जांचें। इस धारणा का प्रयोग करें कि ए का कम्यूटेटर बी के साथ एक स्थिरांक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं का कम्यूटेटर लेता हूँ ए बी के साथ, वह क्या होगा? अगर ए बी कम्यूटेटर स्थिर है, यह एक कांस्टेंट है, तो यह शून्य होगा। हम इन कम्यूटेटर के साथ खेल सकते हैं। यदि कुछ कांस्टेंट है तो आप इसे सरल बनाने में सक्षम होंगे। ऐसे मामले में आप सरल बना सकते हैं और ऐसा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं भूल रही हूँ कि यह प्लस या माइनस है, लेकिन आप इसे ठीक कर लेंगे। यह मैं यहाँ साइन के बारे में निश्चित नहीं हूँ। यह प्लस साइन नॉट माइनस साइन हो सकता है। बस इसे ठीक से जांचें। ये चीजें जहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स भिन्न होती है, और आपको इसे ध्यान में रखना होगा। जब आप अपना ऑपरेटर बीजगणित कर रहे हो तो आपको उस मशीन की तरह नहीं होना चाहिए जिसे मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में जानता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स। आपको क्वांटम मैकेनिक्स को संबंधित मात्रा में बनाना होगा जो मूल्यांकन करते हैं कि क्या ऑपरेटरों के उत्पाद हैं जो हर्मिशियन हैं। आपको ऑपरेटरों के प्रोडक्ट के हर्मिशियन संयोजनों को लिखने और लिखने की कोशिश करनी है, और उसके बाद ही कम्यूटेशन ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ आपके लिए पहले ही दिखा चुके हैं, क्योंकि इसके एक ही ऑपरेटर ए और बी एक ही ऑपरेटर हैं। वहाँ आप इसे जोड़ सकते हैं। कम्यूटेटर है ए और बी के शून्य हैं, तो आप इसे भी जोड़ सकते हैं। यह वही है जो मैं पिछले में दिखाने की कोशिश कर रही था। दाईं ओर स्लाइड करें तो यू डैगर हमेशा आइडेंटिटी है, और वह गुण क्या है जो आप सभी ने देखा। इन ऑपरेटरों को कहा जाता है एकात्मक संचालक अधिकार। एकात्मक मैट्रिसेस ऐसे हैं कि मैट्रिक्स द्वारा गुणा किए गए जटिल संयुग्मित स्थानांतरण आइडेंटिटी है। मैं यहाँ क्या करना चाहती हूँ? मैं आपके परिचित श्रोडिंगर इक्वेशन को वेव फंक्शन औपचारिकता में पुनः पेश करना चाहती हूँ, जो आपने इस दृष्टिकोण से
कई बार किया है जहां हमने पोस्ट किया है स्टेट गेट वेक्टर का टाइम इवोल्यूशन कैसे होता है, वेव फंक्शन औपचारिकता कैसे करें, हमने यह किया। यह बात एक है जो स्थिति के प्रोडक्ट के इंटीग्रल बिना पोजीशन पर अभिन्न शामिल है। वह बताता है कि एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है x के साथ। यह इंटीग्रल dx x आइडेंटिटी ऑपरेटिंग है जो उसी पर काम कर रही है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के समान है। यह एक आइडेंटिटी है। हमने यह भी परिभाषित किया था कि वेव फंक्शन को कैसे लिखना है। आप इसके टाइम पर डिपेंडेंट वेव को t के साई के साथ x के आंतरिक प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, चूंकि हैमिल्टन p पर डिपेंडेंट है। हम एक पार्टिकल कण के लिए काम कर रहे हैं। हैमिल्टनियन p पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता कि x पर p स्क्वायर क्या है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से पता है कि p नॉट स्टेट पर p हैट स्क्वायर पर p स्क्वायर p नॉट स्क्वायर आइगन वैल्यू टाइम p नॉट हैमिल्टनियन p स्क्वायर ओवर 2m क्या होगा। हमने t की स्टेट साई लिखा है पोजीशन स्पेस, लेकिन आप लिख सकते थे कि यह मोमेंटम स्पेस। सही है, जो आपको देगा हैमिल्टनियन जब आप काम करते हैं t के साई पर h। आप dp के इंटीग्रल को बाहर ले जा सकते हैं, यह p पर h होगा और जिसे मैं p के आंतरिक प्रोडक्ट को t के साई के साथ कहता हूं। तो यह फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन का फूरियर वेव फंक्शन pt के साई टिल्डे है। इसे pt का साई टिल्ड कहेंगे और p के लिए ph p स्क्वायर ओवर 2m इक्वल आपको केवल एक आइगन वैल्यू देगा। यदि आप a p प्राइम रख सकते हैं तो यह सिर्फ एक डमी वेरिएबल है और फिर आप इस तथ्य का उपयोग कर सकते हैं कि p प्राइम पर h हैट क्या p प्राइम स्क्वायर ओवर 2m ओवर p प्राइम पर 2m यह आइगन वैल्यू इक्वेशन में एक मोमेंटम स्पेस है। यदि आपने इसे पोजीशन स्पेस में किया है तो हम नहीं जानते कि p स्क्वायर ओवर x पर 2m हम नहीं जानते कि हमें पता लगाने की आवश्यकता है। यहाँ मोमेंटम स्पेस में इसे आइगन वैल्यू के रूप में लिखना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हैमिल्टन p पर डिपेंडेंट है। मोमेंटम स्पेस में काम करने के बजाय पोजीशन स्पेस के आधार पर काम करना सुविधाजनक है, इसलिए सुविधा स्थिति पर निर्भर करती है। आप किस आधार को चुनते हैं और एक आधार से दूसरे आधार पर कैसे जाते हैं, ये सभी चीजें हमने एक फाइनाइट द्विविमीय लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए की हैं। हम इसे इनफाइनाइट डायमेंशनल गणनीय बेशुमार के लिए भी कर सकते हैं, जहां आप एक से दूसरे में जाने के लिए परिभाषित कर सकते हैं या आप सीधे एक आइडेंटिटी ऑपरेटर को मोमेंटम के आधार पर ले सकते हैं। क्योंकि हैमिल्टनियन स्टेट मोमेंटम के आधार पर होंगे, आपकी पोजीशन के आधार के समान मोमेंटम का आधार क्या है। मैं इसे एक डायमेंशन में कर रही हूँ तो यह एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है और क्योंकि यह एक निरंतरता है p प्राइम के साथ p का आंतरिक प्रोडक्ट एक डायराक डेल्टा फंक्शन होना चाहिए और हम t के ऑर्बिट्रेरी साई लिख सकते हैं क्योंकि dp वहाँ एक dp और p आउटर प्रोडक्ट होना चाहिए वहाँ एक और साई टिल्ड है। जैसा कि मैंने कहा कि p के साथ स्टेट साई के इस
आंतरिक प्रोडक्ट है जो हमें इसे एक फूरियर ट्रांसफॉर्म के साथ बाद में संपर्क करना है। हम इसे एक्साइटेड के रूप में कहते हैं। यदि आप पोजीशन के आधार पर हैमिल्टनियन को संचालित करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास पोटेंशियल ऊर्जाएं हैं जो केवल स्थिति पर डिपेंडेंट हैं, जो कि हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखते हैं, और हम पोजीशन के आधार पर काम करते हैं। स्टेट एक्स नोट स्टेट लेता है और यह बन जाता है। हम नहीं जानते कि एक्स नॉट पर पी हैट ऑपरेटर क्या है, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वी जो एक पोजीशन ऑपरेटर पर निर्भर करता है आइगन वैल्यू को बाहर निकाल देगा, जो फिर से एक फंक्शन है। वही कार्यात्मक रूप होगा। यह भी आपने ट्यूटोरियल शीट में से एक में कोशिश की है। अगर ऑपरेटर के आइगन वैल्यू इक्वेशन एक्स पर एक्स नहीं है, एक्स टाइम्स नहीं है, एक्स नहीं, एक्स ऑपरेटर के कोई भी फंक्शन आप एक्स नहीं कार्यात्मक रूप देगा। याद कीजिए मैंने अभी तो पी के साथ एक्स नॉट लिखा है। प्रश्न अभी भी शेष है कि एक्स नॉट के साथ पी क्या है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक आइडेंटिटी संचालिका सम्मिलित कर सकते हैं। मोमेंटम स्पेस मोमेंटम के आंतरिक प्रोडक्ट को पोजीशन के साथ ले सकता है। इन सभी चीजों को हम करना शुरू कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि पी ऑपरेटर कैसे किया जाएगा। इसलिए अब हम यही करने जा रहे हैं। हम अनिवार्य रूप से दिखाएंगे कि आप सभी ने पढ़ा है कि पी ऑपरेटर डीएक्स ऑपरेटर है। हम इसे साबित करने जा रहे हैं। हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं। हम यह प्राप्त करना चाहते हैं कि पीएक्स ऑपरेटर को आईएच क्रॉस के लिए इन सही संकेतों के साथ एक डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में पोजीशन के आधार पर लिखा जा सकता है। आइए हम सबूत पर जाएं। और हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें इस टुकड़े का मूल्यांकन करना है। अगर हम यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, इसने मुझे दिया होगा डेल स्क्वायर द्वारा डेल एक्स स्क्वायर ए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर के साथ हम कहाँ जा रहे हैं? हम परिचित श्रोडिंगर इक्वेशन की ओर जा रहे हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें औपचारिक रूप से यह पता लगाने की जरूरत है कि हमें यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि यह एक व्यवस्थित फैशन है, न कि केवल अभिधारणा के रूप में लेने के बजाय माइनस आई एच क्रॉस डायराक डेल्टा फंक्शन। तो मोमेंटम ऑपरेटर, चलो कुछ ट्रिक करते हैं। दो पोजीशन लीजिए x1 और x2, x0 और बीच में ऑपरेटर xp का एक कम्यूटेटर है। यह क्या है? XP का यह कम्यूटेटर IH क्रॉस आइडेंटिटी का ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर उन स्टेटस के लिए कुछ नहीं करेगा, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं और X1 के साथ एक इनर प्रोडक्ट X नहीं लिख सकते हैं। X1 के साथ X नहीं आंतरिक प्रोडक्ट क्या है? यह आपका डायराक डेल्टा फंक्शन है। यह आपकी पोजीशन के आधार की परिभाषा है। इसलिए IH क्रॉस डायराक डेल्टा फंक्शन, यह कम्यूटेटर XP आप पहले विस्तार करें। यदि आप कम्यूटेटर अपने XP ऑपरेटर माइनस PX ऑपरेटर का विस्तार करते हैं, ऑर्डर के आधार पर या तो X नहीं पर काम करेगा या X एक पर ऑपरेटर करेगा। यह सही है क्या? इसका वैल्यू क्या हो सकता है? यह X पर X नहीं, X नहीं, यह एक आइगन वैल्यू है, ठीक है ना? X नहीं के साथ P ऑपरेटर X1 घटाव इन X1 के साथ X1 होगा माइनस X1। X नहीं, P ऑपरेटर X1, यह चरम बायां X नहीं को हिट करेगा, चरम दायां ऑपरेटर X1 हिट करेगा।
दूसरे कार्यकाल में पहले से ही एक माइनस साइन है तो आपको मिलेगा। इसे सरल बनाएं। यह x नहीं माइनस x एक है। मैट्रिक्स एलिमेंट p ऑपरेटर पोजीशन के आधार पर आपके लिए कदम स्पष्ट हैं। यह वह परिणाम है जो हमें कम्यूटेटर के लिए उपयोग करना है। आइए हम यहाँ सरलीकृत इक्वेशन को देखें। कम्यूटेटर को x नॉट माइनस x1 के रूप में सरल बनाया जाएगा। मोमेंटम ऑपरेटर का मैट्रिक्स एलिमेंट x नहीं और x1 होगा और दाहिना पार्श्व और कुछ नहीं बल्कि आपका डायराक डेल्टा फंक्शन है। या यहाँ से यदि आप x नहीं और x1 को वास्तव में पास लाएं, यह 1 के ऊपर x नहीं माइनस x1 डेल्टा फंक्शन होगा। क्या है एक से अधिक x नहीं माइनस x1 बार डेल्टा फंक्शन? हमें यह जांचना होगा कि यह एक डायराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। डायराक डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? x नहीं माइनस x1 से x नॉट माइनस x1 का डेल्टा। डायराक डेल्टा की एक डेरिवेटिव के अलावा और कुछ नहीं है। हमें यहाँ क्या दिखाया गया है? यहाँ से मैट्रिक्स एलिमेंट मोमेंटम ऑपरेटर की पोजीशन के आधार पर और कुछ नहीं, यह है माइनस IH क्रॉस डेल x नहीं द्वारा डेल x नहीं x1 पर। यह वही है जो हमें दिखाया गया है। अब यहाँ से इसका अर्थ क्या है? बायां हाथ चरम लेफ्ट हैंड साइड मोमेंटम ऑपरेटर पोजीशन के आधार पर एक आकार दी जा सकती है। एक डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में पोजीशन रिक्त स्थान में प्रतिनिधित्व। मैं इस मोमेंटम ऑपरेटर को माइनस IH क्रॉस डेल द्वारा डेल x ऑपरेटर जैसे दिखा सकती हूँ और डेल x ऑपरेटर द्वारा डेल जब यह x नहीं देता है, यह आपको डेल x द्वारा डेल देगा। स्पष्ट? तो यह सब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सिद्ध होता है मोमेंटम ऑपरेटर। यह इस शीर्ष इक्वेशन का तात्पर्य मोमेंटम ऑपरेटर माइनस IH क्रॉस डेल x द्वारा डेल दर्शाता है। और अगर यह ऑपरेटर px x नहीं पर संचालित होता है और यह आपको देगा माइनस IH क्रॉस डेल x द्वारा डेल। वह क्या होगा? अब यह एक आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू एक अंतर ऑपरेटर है। I स्पेस के एक अंतर ऑपरेटर। यह x1 को पिक कर रहा है। डिफरेंशियल ऑपरेटर x बराबर x1 है, जबकि पक्ष में इसे के रूप में एक ऑपरेटर के रूप में माइनस IH क्रॉस डेल x द्वारा डेल लिख सकती हूँ। जब यह जैसे कि x नहीं पर हिट करता है, यह मुझे माइनस IH क्रॉस दे देंगे। हमने पोजीशन संचालिका के लिए एक पोजीशन मोमेंटम दिया है जो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसी तरह आप पोजीशन ऑपरेटर के लिए एक मोमेंटम प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। क्या आप उसी तर्क का उपयोग कर सकते हैं और इसके बजाय यह x नहीं x1 p नहीं और p1 कीजिए? फिर से वो एक्सरसाइज कीजिए। मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए मोमेंटम के आधार पर पोजीशन ऑपरेटर और दिखाएं कि इसमें एक प्लस चिन्ह IH क्रॉस होगा। यह भी देखा जाता है क्योंकि यदि आप कम्यूटेटर ब्रैकेट करते हैं तो एक सापेक्ष चिन्ह होगा। और कृपया दिखाएं कि P पर x नहीं। इतना है कि हमें बताता है कि डेल P0 द्वारा IH क्रॉस पर डेल है कि तो P नॉट पर पोजीशन ऑपरेटर के लिए एक समान एक्सरसाइज करते हैं। सत्यापित करें।
कि यह वही है जो मैं मोमेंटम ऑपरेटर के लिए की थी। अब इसे पोजीशन ऑपरेटर के लिए फिर से करें और खुद को समझाएं कि यह फिर से एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर यह एक मोमेंटम निर्देशांक था। सामान्य तौर पर आप t के किसी भी चरण साई के लिए लिख सकते हैं। पहले हमारे पास x नहीं था और x1 किसी भी मनमाने ढंग से स्टेट साई द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह वास्तव में कोई फर्क नहीं डालता और आप दिखा सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर p यदि आप ले डेल x ऑपरेटर द्वारा डेल यह बाएं केट हिट कर सकता है और आपको डेल x द्वारा एक डेल नहीं बार देता है। यह क्या है? पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन और x नॉट t। मैंने आपको इन आंकड़ों के साथ यहाँ और वहाँ और अभी के कुछ अंश दिए हैं। अगला कदम क्या है? समय विकास ऑपरेटर या इक्वेशन जो एक केट के टाइम विकास दर्शाता है। साई जो साई पर h है और किसी भी 3 आयामों या एक डायमेंशन में एक विशिष्ट पोजीशन पर प्रोजेक्शन ले। 3 डायमेंशन में आप एक r वेक्टर ले और हम इसे यह लिख सकते हैं। जानिए यह एक्सरसाइज आपके लिए h ऑपरेटर p 2 स्क्वायर्ड 2m प्लस v का r से अधिक है और p स्क्वायर्ड 2m से अधिक प्रतिस्थापित किया जा सकता है माइनस IH क्रॉस डेल 2m द्वारा स्क्वायर। आइए इसे फिर से करें और फिर मुझे इसे एक डायमेंशन करने दे। आइए हम वापस आते हैं। इसलिए यह टुकड़ा आपका टाइम इवोल्यूशन इक्वेशन है और आप प्रोजेक्शन को एक विशिष्ट x पर लीजिए। मैं अभी भी डेल द्वारा डेल t ऑपरेटर बाहर ले जा सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता और साई t के x हो सकता है। यह वही है क्योंकि डेल द्वारा डेल्टा ही केवल t के साई हिट कर सकता है। x टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम इसी तरह यहाँ यह x होगा। अगर हमें यह एक मुक्त पार्टिकल करना था 2m के ऊपर p स्क्वायर्ड t के साई पर अगर होता, हम x के v बाद में करेंगे। यदि आप चाहते हैं हम x के v भी लिखें। क्या गलत है? p एक पोजीशन प्रतिनिधित्व है जो है एक डायमेंशन में डेल द्वारा डेल x माइनस IH क्रॉस। इसे फिर से लिखें माइनस h क्रॉस 2m से स्क्वायर्ड डेल x स्क्वायर द्वारा डेल स्क्वायर्ड अधिक ठीक होगा अगर मैं एक x नहीं यहाँ लूं। बस x नहीं साई t प्लस प्लस के साथ इसे और अधिक नाटकीय बनाने के लिए यह शब्द x का v आपको देगा x नहीं का v। एक संख्या साई t के साथ x नहीं गुणा हो जाएगा t के साई के साथ। यह x नहीं क्या है? यह एक वेव फंक्शन है। तो इस इक्वेशन में IH क्रॉस डेल द्वारा डेल t लिख सकता हूँ x नॉट t के साई इस बारे में क्या करने के बराबर माइनस h क्रॉस के ऊपर 2m डेल स्क्वायर्ड द्वारा डेल x नहीं स्क्वायर्ड x नहीं t का साई प्लस v ऑफ x नहीं x के साई नहीं। क्या है यह आपका है परिचित वेव फंक्शन औपचारिकता में श्रोडिंगर इक्वेशन। मैंने राज्य वेक्टर के विकास के लिए एक इक्वेशन पोस्ट किया। मैंने एक पोजीशन प्रतिनिधित्व का उपयोग करके अपने मोमेंटम ऑपरेटर को व्यवस्थित रूप से लिखने की कोशिश की जो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर बन गया और फिर हमें वेव फंक्शन के लिए जो समीकरण मिलता है वह ठीक आपके टाइम पर डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। मैं यहाँ यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसे 3 आयामों में भी कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि यह आपके टाइम पर डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन के अलावा और कुछ नहीं है। डेल स्क्वायर बाय डेल x नॉट स्क्वायर
स्क्वेयर डेल स्क्वेयर ऑपरेटर लैपलेस बन जाएगा। बहुत सी बातें जो मैंने आज कही हैं, जिनमें आपके लिए क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच संबंध शामिल हैं। फिर मैं इवोल्यूशन इक्वेशन में गई तो मैंने आपको इवोल्यूशन ऑपरेटर दिया जो एकात्मक है, और फिर हमने धीरे धीरे अध्ययन किया कि मोमेंटम ऑपरेटर के लिए पोजीशन का प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए। फिर मैंने आपको यह पता लगाने के लिए कहा कि पोजीशन ऑपरेटर के लिए मोमेंटम का प्रतिनिधित्व क्या है, और फिर मैंने कहा कि आप इन डेटा का उपयोग कर सकते हैं। आप वास्तव में अपने वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन को टाइम पर डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण को पुनः पेश कर सकते हैं। मैं यही रोकती हूँ।